प्रियोन्स एंड लाइकन्स। जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की थी जो कि विटेकर ने दिया था, तो हमने वहाँ देखा था वहाँ पर लाइकन्स और कुछ असेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रियोन्स, इनके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था। इसीलिए यहाँ हम इन टॉपिक्स को सेपरेटली पढ़ रहे हैं। अब कभी ना कभी तो आप बीमार हुए होंगे और आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम्स आए होंगे। आपको ये भी पता है कि इन सिम्टम्स के पीछे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है वायरसेस। अब हमें वायरसेस के बारे में ये तो पता है कि इनकी वजह से कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि वायरसेस को क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई क्योंकि हम इन्हें लिविंग नहीं मानते। तो फिर हम लिविंग मानते किसको हैं? हम लिविंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मानते हैं जिनका कुछ सेल स्ट्रक्चर हो। और अगर हम वायरसेस की बात करें तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो वायरसेस हैं, जब ये लिविंग सेल्स के आउटसाइड हम इनको कंसीडर करते हैं तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हैं। इनर्ट मतलब कि ये इनएक्टिव है, यानी जब भी आप वायरस को किसी लिविंग सेल के आउटसाइड कंसीडर करोगे तो ये नॉन लिविंग है। पर जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर ये जाएगा, यानी होस्ट बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये वायरस क्या करेंगे, होस्ट बॉडी की जेनेटिक मशीनरी को यूज़ कर कर अपने आप को रेप्लिकेट करवा लेंगे, अपनी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनवा लेंगे और इवेंचुअली होस्ट को किल कर देंगे। तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप वायरसेस को लिविंग या नॉन लिविंग क्या कंसीडर करते हो, तो आप क्या कहोगे कि जब हम लिविंग बॉडी के आउटसाइड वायरसेस को देख रहे हैं तो ये नॉन लिविंग है, पर जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जा रहे हैं, तो ये होस्ट की जेनेटिक मशीनरी को यूज़ कर कर रेप्लिकेट करेंगे, यानी तब हम इनको लिविंग कंसीडर करेंगे। अब वायरसेस का जो मतलब होता है वो होता है वेनम, और वेनम का मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डिमित्री इवानोव्स्की। 1892 में इन्होंने ये देखा कि कुछ माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से टबैको प्लांट के अंदर मोज़ेक डिसीज़ हो रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने इन माइक्रोब्स को बैक्टीरिया के साथ कंपेयर किया। इन्होंने देखा क्या बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये माइक्रोब्स पास हो सकते हैं, एंड टू हिज सरप्राइज ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते थे। यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूजन डिराइव किया कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये बैक्टीरिया से स्मॉलर है, इनका साइज़ बैक्टीरिया से छोटा है, तभी तो ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स को पास कर रहे हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था M.W. बिजर्निक। M.W. बिजर्निक ने क्या किया, 1898 में इन्होंने टबैको, इन्फेक्टेड टबैको प्लांट में से एक्सट्रैक्ट निकाला, यानी कि फ्लूइड निकाला, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक हेल्दी प्लांट में। और फिर इन्होंने ये देखा कि ये जो पैथोजन है जो डिसीज़ वाले प्लांट से हेल्दी प्लांट में गया है, तो इसकी वजह से हेल्दी प्लांट में भी बीमारी आ गई है। यानी इन्होंने इस फ्लूइड को नाम दे दिया वायरस, और इस फ्लूइड के लिए इन्होंने क्या बोला, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मतलब कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी वजह से हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो रहा है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था W.M. स्टैनली। W.M. स्टैनली ने 1935 में ये दिखाया कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, और जब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में हमें ज़्यादातर प्रोटीन्स मिल रहे हैं, और ये किसी भी लिविंग सेल के बाहर इनर्ट है। मतलब किसी भी लिविंग सेल के बाहर इन्हें कंसीडर करोगे तो ये इनएक्टिव है, यानी कि नॉन लिविंग है। अब ये तो इन्होंने बोला कि वायरस इसके स्ट्रक्चर में हमें प्रोटीन्स दिख रहे हैं, पर प्रोटीन्स के साथ साथ यहाँ जेनेटिक मटेरियल भी दिख रहा है। ये जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। ये बात याद रखना कि अब तक ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें RNA और DNA दोनों एक साथ जेनेटिक मटेरियल हो। एक वायरस जो है उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोल रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एज इट इज क्रैम कर लो। जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, या फिर ये डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। मतलब सभी तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी इन्हें हम बैक्टीरियल वायरसेस बोल रहे हैं, या फिर प्यार से इनको हम बैक्टीरियोफेजेस भी बोल रहे हैं। ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, और यूजुअली इनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। इनकी
इनके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो बाहर आपको प्रोटीन कोट मिलेगा, जिस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड बोल रहे हैं, और ये कैप्सिड की जो छोटी छोटी यूनिट्स होंगी इनको हम कैप्सोमियर्स बोल रहे हैं। ये कैप्सोमियर्स क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जो कैप्सोमियर है ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये टबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है। इसमें आप देखो ये जो प्रोटीन कोट है, ओवरऑल इस प्रोटीन को हम कैप्सिड बोल रहे हैं और एक एक सिंगल यूनिट को हम कैप्सोमियर बोल रहे हैं। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है, और ये जो कैप्सिड है या फिर ये कैप्सोमियर है ये क्या कर रहे हैं, इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे क्या लिखा है, वायरसेस की वजह से कुछ डिसीजेज होते हैं। इन डिसीजेस के एग्जाम्पल आप याद रखो, जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा। ये सारे डिसीजेस वायरसेस से होते हैं। और तो और आपने एड्स का नाम तो सुना होगा। एड्स जो कि ह्यूमन में होने वाला एक डिसीज़ है, ये भी वायरसेस से होता है। इसके अलावा प्लांट्स में बात करें तो वायरस क्या क्या करते हैं, इनके कैसे कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जब भी ये किसी प्लांट में डिसीज करते हैं, तो क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, लीफ का येलो होना, या वेन क्लियरिंग यानी वेन का डैमेज होना, ड्वार्फिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ यानी कि रुकी हुई ग्रोथ। ये तो हमने पढ़ लिया वायरसेस के बारे में डिटेल में। अब अगले जो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या हैं, 1971 में टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले कहा था, देखो इन्होंने तो नहीं, पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया बैक्टीरिया के साइज से भी छोटे होते हैं वायरस। अब टी.ओ. डाइनर ने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट निकाला और इन्होंने कहा इनका साइज तो वायरस से भी छोटा है, मतलब कि वायरोइड्स साइज में वायरस से भी छोटे हैं। डिसीज़ याद रखना जो वायरोइड्स की वजह से होता है, तो ये है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो यहाँ फ्री आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होगा। वायरस इसमें तो हम देखते हैं प्रोटीन कोड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखो। अगर आपसे वायरसेस और वायरोइड्स में कोई डिफरेंस पूछ ले तो आप सबसे पहला डिफरेंस बताना साइज में, कि वायरस बड़े होंगे और वायरोइड्स का साइज वायरस के कंपैरिजन में छोटा होगा। और प्रोटीन कोड की बात करें तो वायरस के अंदर प्रोटीन कोड मिलेगा पर वायरोइड्स के अंदर प्रोटीन कोड नहीं मिलेगा। द आरएनए ऑफ वायरोइड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। जब आप वायरस के आरएनए से कंपेयर करोगे वायरोइड्स के आरएनए को, तो यहाँ पर जो वायरोइड्स का आरएनए है उसका मोलिकुलर वेट भी कम होगा। नेक्स्ट जो असेलुलर फॉर्म हमने पढ़नी है वो क्या है, प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देखो क्या कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं जो किन की वजह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ऐसे एजेंट्स की वजह से जिनके पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। अब अगर इन एजेंट्स को हम नाम दें तो इनको हमने नाम दिया प्रियोन्स। और अगर इनके साइज की बात करें तो वायरस इसके साइज के इक्वल ही प्रियोन्स का भी साइज देखने को मिलता है। इन एजेंट्स को हम प्रियोन्स बोल रहे हैं। और डिसीजेस याद रखना जो इनकी वजह से हो रहे हैं, सबसे पहला तो हम क्या बोल रहे हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफलोपैथी, BSE एक डिसीज़ है जो कि कैटल्स में होती है, इसको मैड काउ डिसीज़ भी बोलते हैं। ये प्रियोन्स की वजह से होती है। इसी का एनालॉगस वेरिएंट, मतलब ऐसा ही एक वेरिएंट ह्यूमन में भी पाया जाता है जिसको हम बोल रहे हैं CR जैकोब डिसीज़। तो अगर हम वायरस के डिसीज़ की बात करें तो आप क्या 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 याद रखोगे, आप याद रखोगे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। वायरॉइड से होने वाले डिसीज़ की बात करें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। प्रियोन से होने वाले डिसीज़ की बात करें तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफलोपैथी जो कैटल में हो रहा है, और ऐसा ही एक डिसीज़ ह्यूमंस में हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं CR जैकोब डिसीज़। अब ये हमारे सारे के सारे असेलुलर फॉर्म्स हो गए। लास्टली हम बात करेंगे लाइकन्स की। लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में, एल्गे और फंजाई के बीच में। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है। ऐसी एसोसिएशन जिसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट।
ऐसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे लाइकन्स में एल्गे और फंजाई एक साथ रह रहे हैं। अब यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे फाइकोबायंट। नाम याद रखना, एल्गल कंपोनेंट को हम बोलेंगे फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबायंट। ठीक है। अब जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी फोटोसिंथेसिस कर कर अपना खाना बना रहा है। और जो फंगल कंपोनेंट है यानी कि माइकोबायंट कंपोनेंट है वो हेटरोट्रॉपिक है। एल्गे क्या करेगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ये फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए। बदले में फंजाई एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करेगा और फंजाई एल्गे के लिए मिट्टी में से मिनरल्स वाटर एब्सॉर्ब करके रखेगा। तो इसी एसोसिएशन को हम लाइकन्स कहते हैं। लाइकन्स को अगर हम नेचर में देखें तो हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है। अब लाइकन्स के लिए एक खास बात याद रखना कि ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, यानी पॉल्यूटेड एरियाज में लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इसके अलावा हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी देखा था। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अगले जो 2 चैप्टर हैं वो डिटेल में है। यहाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ, पर ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि अगले 2 चैप्टर हमने ब्रीफ में इन्हीं के बारे में पढ़ने। तो जब हम किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होंगे और इनके पास क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब कुछ यहाँ पर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, यानी कि ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, बल्कि वो हीटरोट्रॉफिक होते हैं। अब हीटरोट्रॉफिक कैसे, या तो वो इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, इंसेक्ट खाएंगे, या पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब किसी और प्लांट के साथ एसोसिएट हैं और दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप। ऐसे ही आप पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल याद रखना, कसकटा। अब आप ये भी पढ़ लो यहाँ पर कि ये जो प्लांट सेल्स हैं ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर वाले हैं, मतलब ये यूकैरियोट्स हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट मिलेगा और सेल वॉल इनकी सेलुलोज से बनी होगी। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाली कुछ डिविजन्स, पहली है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला जो चैप्टर है वो इन्हीं के बारे में है। हम डिटेल में उसमें एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर 2 फेजेस हैं, एक स्पोरोफिटिक फेज जो कि डिप्लॉयड है और एक गैमेटोफिटिक फेज जो कि हैप्लॉयड है। ठीक है। अब आपको अगले लेक्चर में जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल है ये बार बार अल्टरनेट करते हैं, यानी चेंज करते हैं, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। इसके बारे में भी डिटेल में हमारा चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी में, तब पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर कुछ 2-3 बातें याद रख लो। किंगडम एनिमेलिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हिटरोट्रॉफिक है, यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, पर यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट्स में सेल वॉल मिल रही है पर यहाँ नहीं मिलेगी। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। यहाँ पर डाइजेशन का एक प्रॉपर मेथड है और फूड मटेरियल रिजर्व होता है ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा, यानी ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एनिमेलिया के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स फूड को इंजेस्ट करेंगे। और एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न है, यानी कि डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न मतलब इन्फेंट फिर अडल्ट, तो ऐसे करके एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं है। पर जैसे जैसे हायर फॉर्म्स को देखोगे तो यहाँ हमें इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी कॉपुलेशन देखने को मिलेगा मेल और फीमेल में, और जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट देखने को भी मिलेगी। तो प्लांट और एनिमल्स के बारे में मैंने यहाँ जल्दी जल्दी बता दिया है, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि अगले 2 चैप्टर्स हमने ब्रीफ में इन्हीं के बारे में पढ़ने हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।